नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 के बारे में ही। जो पीछे क्वेश्चंस हम कंप्लीट करवा चुके हैं उससे नेक्स्ट हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आपको जानकारी होगी कि इससे पहले जो वीडियो है उस वीडियो में हमने इस प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है उसके सभी पॉइंट्स है वो कंप्लीट करवा दिए और जिसको हमने गुणनखंड विधि से हल किया था। यदि अभी तक भी आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाकर के वहाँ डायरेक्ट देख सकते हैं, या आपको यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम उसका लिंक उपलब्ध करवा देंगे, वहाँ से फिर डायरेक्ट आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब बात आती है कि प्रश्न संख्या जो 2 है इसमें ये बताया गया है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब जो उदाहरण 1 है उसका पर्टिकुलर रिजल्ट आपको समझा रखा है, आप उसको वहाँ से समझने की चेष्टा करें और यदि फिर भी आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के बता सकते हैं, आपका समाधान मैं अवश्य करूँगा। आज हम बात करेंगे केवल प्रश्न संख्या 3 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 में क्या कहा गया है वो समझिए। दो ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 तथा गुणनफल 182 हो। अब यहाँ पर क्या है कि समीकरण भी हमें खुद को ही बनाने पड़ेंगे और समीकरण बनाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूँ 4.1 की जो एक्सरसाइज थी वहाँ पर भी मैंने ये आपको बताया था कि द्विघात समीकरण जो होता है उसका व्यापक रूप ये होता है ax² + bx + c। यहाँ पर अक्ष को ही चर माना गया है और बाकी ये जो a, b और c है ये सब क्या है, अचर है। तो यदि मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि यहाँ चर हैं वो कितने हैं तो आप ये कहेंगे कि एक ही चर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, संख्या तो 2 पूछ ली है लेकिन अपन एक चर से ही काम चलाएंगे। एक चर से ही काम चलाना चाहेंगे कि माना पहले तो चलो ये लिख देते हैं कि अपन को दिया क्या गया है, एक तो योग दिया गया है, योग बता रखा है 27 और एक दिया गया है गुणनफल। गुणनफल कितना बता रखा है, 182। अब 2 संख्याओं में से एक संख्या तो हम मानेंगे, माना एक संख्या है उसको हमने x मान लिया और दूसरी संख्या को हम प्राप्त करेंगे। कैसे प्राप्त करेंगे वो समझिए। यहाँ पर ये जो योग दिया गया है वो योग किसका है, दोनों संख्याओं का। यदि इस योग में से पहली संख्या को घटा दें, योग में से पहली संख्या को घटा देते हैं तो ये जो उत्तर आता है वो आ जाती है दूसरी संख्या। तो आप समझ गए होंगे कि योग जो दिया गया है वो कहाँ काम आएगा। पहली संख्या को x मान लो और जो योग दिया गया है योग में से पहली संख्या को घटा दो। योग में से पहली संख्या को घटाने के बाद जो बचता है वो कौन बचता है, दूसरी संख्या ही तो बचती है क्योंकि ये दोनों संख्याओं का योग है। तो योग को तो हमने काम में ले लिया, इसके साथ साथ इसने गुणनफल बोला है। किनका गुणनफल, जो 2 संख्याएं आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये संख्या और ये, इन दोनों का गुणनफल अक्ष का और 27 - अक्ष, इन दोनों का गुणनफल हमें बताया है 182। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, अक्ष को यहाँ गुणा करेंगे तो ये बनेगा 27 अक्ष, अक्ष को जब यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो गया अक्ष स्क्वायर। 182 इधर लेके आ जाएंगे, बराबर में 0 बना देंगे, 182 का पक्षांतरण कर देंगे, इधर माइनस का हो जाएगा। बड़ी घात वाले पद को पहले लिखो, अक्ष स्क्वायर ये माइनस का है तो माइनस का ही लिखा जाएगा। हम पक्षांतरण नहीं कर रहे हैं, हम केवल पदों को आगे पीछे एडजस्ट कर रहे हैं। इसके बाद में अक्ष वाला ये पद आएगा जो कि प्लस का है तो ये 27 अक्ष हो गया और लास्ट में अचर पद आता है तो ये अचर पद ही है। आपको याद आ गया होगा, मैंने कई दफ़ा आपको ये बताया है कि यदि किसी समीकरण में पहले पद में माइनस आता है तो हमें उस माइनस को हटाना चाहिए, नहीं तो उसको आगे अपन जब सोल्व करेंगे तो वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। और इस माइनस को हटाने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि प्रत्येक पद का है चिन्ह बदल दीजिए। जैसे अपन प्रत्येक पद का चिन्ह बदलेंगे तो देखिए क्या स्थिति बनती है, ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस,
और यहाँ पर 182 जो है ये माइनस का है, तो ये हो जाएगा प्लस का, बराबर 0। अब अपने अभी तक तो इस प्रश्नावली में हमने गुणनखंड विधि का ही प्रयोग किया है द्विघात समीकरण को सरल करने के लिए। तो अभी अपन द्विघात समीकरण को इसको सरल करना चाहते हैं गुणनखंड विधि से, यदि संभव होगा तो हम करेंगे। तो गुणनखंड विधि से सरल करने के लिए क्या होगा, पहला पद तो ऐसा कैसा लिखते हैं, इसके बाद यहाँ पर थोड़ा गैप देंगे, तीसरे पद को लिखेंगे बराबर 0। अब इसके बाद में अपन रफली वर्क करते हैं। यहाँ जो संख्या आ रही है एक को 182 से गुणा करते हैं, फिर ये बोलते हैं कि कौन कौन सी दो संख्याओं को गुणा करने पर 182 आता है। तो इसका अंदाज़ा लगाना, क्योंकि ये बड़ी संख्या आ रही है तो इसका अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल काम है, छोटी संख्या होती तो अंदाज़ा लगा लेते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अभाज्य गुणनखंड करके वहाँ से अपने को थोड़ा आइडिया लगाना पड़ेगा। जैसे 2 का भाग यहाँ लगाएंगे तो ये आधा हो जाएगा, फिर 2 का भाग नहीं जा रहा है इसमें, 3 का जाएगा, 3 दूनी 3 का भी नहीं जाएगा, इसके बाद में सीधा किसका जाएगा 7 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 13, फिर जाएगा 13 का। अब यहाँ पर देखो इन तीनों संख्याओं में 13 है, वो एक बड़ी संख्या आ रही है, तो इसको तो थोड़ा अलग लिख लो, बाकी जो बच गई उनको अलग गुणा करके लिख दो। इस 13 को अलग लिख दिया और इसको दोनों गुणा करके अलग लिख दिया। एक बार इन दोनों को जोड़ के चेक कर लो, क्या 27 मिल रहा है, क्या 27 मिल गया, बस ठीक है। यहाँ से आइडिया लग गया कि 13 और 14 को जोड़ने पर क्या आएगा 27 आएगा, लेकिन यहाँ माइनस होने के कारण 13 और 14 उनका चिन्ह बदलेगा। तो आपको पता चल गया 13 के साथ अक्स, 14 के साथ भी अक्स, ये दोनों प्लस के हैं जब जोड़ेंगे, लेकिन अपन यहाँ इस माइनस के कारण क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे और अब हम लेंगे कॉमन। ये बात तो समझ गए होंगे, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाता है 27, और यहाँ अक्स आ रहा है तो सबके साथ अक्स तो लगाना ही था, ठीक है। फिर इनका चिन्ह माइनस आ रहा तो इनका चिन्ह बदल के लिखना अपने को। यहाँ से अक्स कॉमन आएगा तो ये बचेगा अक्स माइनस 13 है, ठीक है, माइनस है। अब यहाँ ज़्यादा सोचो मत कितना कॉमन लेना, ये लिख दो ब्रैकेट अक्स माइनस 13। ये जो पद है और इस पद में क्या फ़र्क है, यहाँ पर देखना अक्स के अलावा यहाँ कितना लिखा हुआ है 14, और यहाँ अक्स के अलावा अपने को 14 ही लिखना है, बाहर अंदर नहीं लिखना, बाहर लिखना है, वही कॉमन आएगा बराबर 0। अक्स माइनस 13, ये जो दोनों ब्रैकेट है उसको एक बार लिख दो, और अक्स माइनस 14 बराबर 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यदि अक्स माइनस 13 बराबर 0, तो यहाँ से अक्स का मान कितना आएगा 13, ये अक्स का मान आ गया। इसी प्रकार अक्स माइनस 14 बराबर 0 लिखेंगे तो यहाँ से अक्स का मान कितना आ जाएगा 14, अक्स के 2 मान आ गए, और यही आपके दोनों उत्तर है। जो दो संख्याएं हमें ज्ञात करनी थी वो दोनों संख्या आ गई, क्योंकि अक्स का मान जैसे यहाँ 14 लेते हो तो दूसरी संख्या आ जाती है 13, यहाँ 13 लेते हो तो यहाँ आ जाता 14, तो कुल मिलाकर के हमारा उत्तर 13 और 14 ही आएगा। तो हम यहाँ पर सीधा सीधा लिखेंगे, अतः दो संख्याएं 14 तथा 13 है, 14 तथा 13 है। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर, कि चौथे प्रश्न में किस प्रकार की भाषा अपने को दी गई है, उसके अकॉर्डिंग हमें समीकरण बनाएंगे, फिर उसको गुणनखंड विधि से हल करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या 4, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, जिनके वर्गों का योग 365 हो। देखो, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक का मतलब तो आप समझते हैं कि वो पूर्णांक कैसा होगा, प्लस का। क्रमागत का मतलब है कि वो दोनों पूर्णांक है वो कंटिन्यू होंगे लगातार, एक के बाद में एक, और कोई भी 2 पूर्णांक
कर्मागत होते हैं तो उन दोनों में एक का अंतर होता है। बाद वाला जो बड़ा पूर्णांक होता है वो एक ज़्यादा होता है, पहले वाला एक कम होता है, एक ही बात है। तो हम पहले ऐसे ही मानेंगे, माना 2 कर्मागत धनात्मक पूर्णांक, कैसे मानेंगे सुनना। ये लाइन मैंने इस पर्सन के अकॉर्डिंग ही लिखी है। एक पूर्णांक को तो हमने मान लिया अक्स, और दूसरा जो पूर्णांक है उसको हम क्या लिखेंगे, अक्स प्लस 1। अब मैंने अक्स प्लस 1 ही क्यों लिखा है, इसका कारण है ये कर्मागत शब्द आ रहा है। कर्मागत का मतलब है कि पहले आपने जो भी माना है उसके बाद में जो आएगा वो पद पहले वाले से एक ज़्यादा होगा, और इनको बोलते हैं कर्मागत। लगातार कोई 2 पद, जैसे मैं बोलूँ 4 5, 4 और 5 2 कर्मागत संख्याएं हैं। मैं कहूँ कि 10 11 तो ये भी 2 कर्मागत संख्या हैं। आप देखेंगे कि इन दोनों में एक का अंतर है, बाद वाली जो बड़ी संख्या वो पहले वाली से एक ज़्यादा है। इसका मतलब एक संख्या को यदि आप अक्स मानोगे तो दूसरी वाली संख्या है वो अक्स प्लस 1 हो जाएगी, हमेशा नहीं। कब, जब वो ऐसे बोले 2 कर्मागत धनात्मक पूर्णांक, कर्मागत बोले तब। दोनों संख्याओं को हमने ऐसा मान लिया। अब देखिए यहाँ तक का काम तो हो गया, लेकिन इसमें आगे ये बताया गया है कि जो 2 संख्याएं आप मान रहे हैं उनके वर्गों का योग करो, और वो योग किसके बराबर लिखो, 365 के बराबर। तो अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो देखिए पहली संख्या को अक्ष माना है, करना क्या है, जिनके वर्गों का योग, पहले तो उनका वर्ग करो। पहली संख्या का ये वर्ग हो गया। दूसरी संख्या हमने क्या लिखी है, अक्ष प्लस 1, इसका वर्ग कर दो। पहली संख्या का वर्ग हो गया, अक्ष का वर्ग ऐसे लिखा जाएगा, इस संख्या का वर्ग ऐसे ही लिखा जाएगा, और इनका योग देखो, जिनके वर्गों का योग, आपने इन दोनों संख्याओं का जो वर्ग किया है फिर उनका योग करेंगे, और वो योग किसके बराबर बता रखा है, 365 के बराबर। अब जो सरल हो सकता है उसको सरल करो, अक्स स्क्वायर तो ऐसा कैसा है ही। और यहाँ पर आप देखेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो आप जानते होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला काफ़ी पुराना फॉर्मूला है, काफ़ी हम लोगों से चिर परिचित है। ये तो कभी का याद हो जाना चाहिए था, 8वीं कक्षा से लगभग इसकी शुरुआत हो जाती है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये आपका सूत्र है, और ये आपका उत्तर है। बस केवल इतना ही समझो, ए स्क्वायर का मतलब इस पहली संख्या का स्क्वायर प्लस 2a, ये a है और ये b है, तो यहाँ 2ab लिखा हुआ, ये सब गुणा है। तो a की जगह x लिख दो और b की जगह 1, प्लस b स्क्वायर, ये b स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1। यहाँ थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं इस 365 को यहाँ नीचे लिख देता हूँ। अब देखिए अक्स स्क्वायर कहाँ आ रहा है वो समझना है। एक अक्स स्क्वायर यहाँ पर है, एक अक्स स्क्वायर यहाँ पर है, तो ये हो जाएंगे 2 अक्स स्क्वायर। उसके बाद इनको जब अपन यहाँ गुणा करेंगे सबको, तो ये आएगा 2 अक्स। ये 1 प्लस का पहले से है ही, इस 365 का इधर पक्षांतरण कर देंगे, तो पक्षांतरण करेंगे तो ये 365 इधर जब आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। बराबर में उधर प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 2 अक्स स्क्वायर प्लस 2 अक्स, ये संख्या प्लस की है, ये माइनस की है, तो ये घटेगी। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो संख्या उत्तर जो बचेगा वो माइनस का बचेगा, और 365 में 1 घटाने पर 364 आता है। और आपको थोड़ी जानकारी हो गई होगी, ऐसी कोई संख्या है जिसका भाग यहाँ पर भी जा रहा है, यहाँ पर भी जा रहा है, यहाँ पर भी जा रहा है, और यदि जा रहा है तो उसका हम भाग लगाएंगे। अब आप सोच रहे हैं सर आपको तो याद आ गए, हमें कैसे याद आए? भाई मैं कोई ब्रह्मा विष्णु नहीं हूँ कि मुझे याद आ रहा है तो आपको भी याद आएगा। याद तब आता है जब हम लोग काम करते हैं। जैसे ही तुम लोग इनको सीखने का प्रयास करोगे, जैसे ही इस कंडीशन पर पहुँचोगे, आप लोगों को याद ऑटोमेटिक आएगा यदि आप लोग काम करोगे तो। और यदि सीखने का प्रयास ही नहीं करोगे तो ऐसा आने वाला कुछ नहीं है। तो जैसे ही हमें पता है कि 2 का भाग इन सब में जा सकता है, तो हम यहाँ 2 का भाग लगाएंगे। 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ अक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ केवल अक्स बचेगा। यहाँ 2 का भाग लगाने पर 2 एकम 2, 2 8 16, और ये हो गया। अब बाकी काम वही है, पहला पद ऐसा कैसा लिख दो, और ये लास्ट वाला जो पद है 182, इसको ऐसा कैसा लिखो, बराबर 0। अब इस 1 को इस 182 से गुणा करना है, माइनस 182 आएगा। और अभी थोड़ी देर पहले अपने जस्ट इससे पहले वाले प्रश्न में बात हुई थी कि 182 के बारे में सीधा सीधा
अंदाज़ा हमें नहीं लगता है कि भाई कौन सी दो संख्याओं को गुणा करने पर 182 आता है। तो जब बड़ी संख्याएं आ जाती हैं तो आप वहाँ पर गुणनखंड करके उसका सहारा ले सकते हैं, वहाँ से थोड़ा आइडिया लग जाएगा। 2 का भाग हमने लगाया था, इसमें इकरान में आया था, फिर यहाँ पर 7 का भाग आया था 13, और ये 13 है ही, इसका भाग एक बार जाएगा। इसमें बड़ी संख्या 13 है तो इसको तो लिख दो अलग, बाकी जो बच गए ना दोनों, इनको गुणा कर लो, क्योंकि ये गुणनखंड होते हैं, वो तो गुणा ही होते हैं एक दूसरे से। तो ये लिख दो 14, ठीक है। अब 13 और 14 को जोड़ के देखो 27 आ रहा है, तो वो 27 तो बीच में नहीं मिल रहा अपने को, कोई बात नहीं है। 14 में से 13 घटा के देखो 1 आ रहा है, और वो 1 है ना इस अक्ष की गुणा में लिखा हुआ है, अपने को दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि 14 में से 13 को घटाने पर क्या आएगा, 14 में से 13 को घटाने पर क्या आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। चलो थोड़ा लिख के बताता हूँ कि 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 आएगा। यहाँ अक्ष आ रहा बीच में, तो सबके साथ अक्ष तो लगाना ही था, और ये जो एक अक्ष है, इस एक अक्ष को आपको अक्ष ही समझना है, आप जल्दबाजी मत करना। यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो आपको याद है क्या क्या करना है, प्लस का चिन्ह है, कुछ नहीं करना। माइनस का चिन्ह होता तो हम इनके चिन्ह बदलते, अब चिन्ह नहीं बदलना है, प्लस आता तो कोई चिन्ह नहीं बदलेंगे। तो देखिए इनको ऐसा कैसा लिखेंगे, ये संख्या प्लस की है, ये माइनस की है, तो प्लस का 14 अक्ष आएगा और माइनस का 13 अक्ष आएगा। यहाँ से हम बना लेंगे 2-2 के जोड़े। और अब हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखिए समीकरण लास्ट में हमारे पास में बन चुका है, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। इसमें अक्ष स्क्वायर प्लस 14 अक्ष में से कौन कॉमन आ जाएगा, अक्ष कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा अक्ष प्लस 14, यहाँ अक्ष बचेगा, यहाँ 14 बचेगा, माइनस लगा दो। अब अपने को आगे कॉमन लेने की आवश्यकता नहीं है, इस ब्रैकेट को आपको ऐसा कैसा लिखना है। और आप ये समझो कि ये जो माइनस का 13 अक्ष लिखा हुआ है, यहाँ अक्ष लिखा हुआ है, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इस अक्ष के आगे यहाँ कितना लिखा हुआ है, इस अक्ष के आगे देखो सेम क्या चीज़ है, वो मिलान कर दो, अक्ष है अक्ष है, ठीक है। इस अक्ष के आगे यहाँ कितना लिखा हुआ है, 13, ये लो 13 माइनस का है तो ये माइनस का 13 बन गया, यही कॉमन आएगा, बराबर 0। यहाँ से ये दोनों जो ब्रैकेट सेम है इसको एक बार लिख दो, उसके बाद जो बच गया उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख दो, अक्ष बच गया, माइनस का 13 बच गया। अब हम दोनों ब्रैकेट में जो संख्या आ रही है उसके बराबर में 0 रखते हुए उसको सरल करेंगे। अक्ष बराबर हो जाएगा माइनस का 14, और मैं यहाँ लिखूँगा संभव नहीं है। अब कई विद्यार्थी कहेंगे कि सर ये बात कहाँ से समझे कि संभव नहीं है। अरे भाई प्रश्न में धनात्मक नाम दिया गया था, और धनात्मक का मतलब होता है कि प्लस की संख्या, आपका जो रिजल्ट प्लस का आएगा वो ही संभव होगा, उसी को ही हम काम लेंगे। और ये संभव नहीं है तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर ज्ञात करने के लिए काम नहीं आएगा। क्लियर हो गई बात। इसी प्रकार अक्ष माइनस 13 बराबर जब हम 0 लिखेंगे इस गुणनखंड वाली संख्या के सामने, और इसको हम सरल करेंगे तो यहाँ से अक्ष का मान 13 आएगा जो कि प्लस का है, तो ये तो असंभव था ही, इसको तो हमें यूज लेना ही नहीं है, हमें तो अक्ष बराबर 13 को काम में लेना है। अब आप समझ गए कि 2 धनात्मक पूर्णांक आपने क्या माने थे, एक तो अक्ष माना था, तो अक्ष का मान तो 13 हो गया, और बाद वाला उससे 1 ज़्यादा है तो अगले वाला हो गया 14। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक तो 13 और दूसरा कितना हो गया 14, 13 और 14 है। ये आपका प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट हुआ।